नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल में मानव प्रजाति के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जिसमें मानव प्रजाति, जिसमें सबसे पहले हम प्रजाति शब्द का अर्थ देखेंगे। उसके बाद मानव प्रजाति की परिभाषा, जो कि विद्वानों के अनुसार जो बताई गई है, उनके बारे में देखेंगे। और उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि मानव प्रजाति का जो उद्गम माना है वो कहाँ से माना है, कि विश्व में किस जगह से सबसे पहले मानव प्रजाति का उद्गम हुआ है, उसके बाद में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो बसी है। इसके बारे में हम देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किन किन आधारों पर उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं मानव प्रजातियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मानव प्रजाति, जिसमें प्रजाति शब्द का अर्थ, कि प्रजाति शब्द का अर्थ क्या होता है, कि प्रजाति शब्द के लिए सबसे पहले जो रेस शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो प्रजाति शब्द अंग्रेजी के रेस का हिंदी रूपांतरण है। किसका है? रेस, RACE, रेस। रेस का हिंदी रूपांतरण है। प्रजाति के लिए रेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग या रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ई फॉक्स ने किया था। किसने किया था? ई फॉक्स ने किया था। और उन्होंने किस जगह किया था? तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है बुक ऑफ मार्टायस। उसकी पुस्तक का नाम है बुक ऑफ मार्टायस। उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने सन 1570 ईस्वी में, कब किया था? 1570 ईस्वी में, 1570, है ना, 1570 ईस्वी में उन्होंने प्रजाति के लिए रेस शब्द का प्रयोग किया था। और कब और किस पुस्तक में किया था? बुक ऑफ मार्टायस में उन्होंने किया था। रेस शब्द की उत्पत्ति, अब देखते हैं अपन कि रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस भाषा से वो शब्द लिया गया है। तो देखते हैं कि रेस शब्द की उत्पत्ति इतालवी भाषा, कौन सी है? इतालवी, और कहीं कहीं पर लिखा हुआ आता है इतावी। तो इतालवी या इतावी भाषा के रज्जा, RAZZA, रज्जा, है ना, रज्जा से हुई है। जिसका अर्थ क्या होता है? तो देखते हैं। जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल। किसका शाब्दिक अर्थ है? प्रजाति का, है ना। उसके बाद प्रजाति के बाद में हम देखते हैं मानव प्रजाति। अभी जैसे हमने देखा था कि मानव की प्रजाति के लिए रेस शब्द का प्रयोग किसने किया था, या फिर यूँ देखते हैं कि प्रजाति को अंग्रेजी में रेस कहते हैं, जो कि अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और रेस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो क्या था? ई फॉक्स ने। कब किया था? 1570 ईस्वी में। उनकी ये पुस्तक थी, रचना थी, जिसका नाम था बुक ऑफ मार्टायस। उसमें उन्होंने रेस शब्द का प्रयोग किया था। और रेस शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी, उस भाषा का नाम है, किस भाषा से हुई थी, उसका नाम है इतालवी भाषा या इटावी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। और उसके किस शब्द से हुई है? रज्जा, रज्जा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ बताया उन्होंने परिवार, वंश या नस्ल। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मानव प्रजाति, कि मानव प्रजाति जो है उनका या उनकी जो परिभाषा दी थी विद्वानों ने, वो किस प्रकार से है, कि कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मानव प्रजाति की परिभाषा दी थी। तो उनमें हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले जो नाम आता है, सबसे पहले वो आता है ग्रिफिथ टेलर का। किसका आता है? ग्रिफिथ टेलर का। ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा था कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? नस्ल को। इस जगह पर आएगा नस्ल, है ना। इसको सही कर देते हैं। हाँ, क्या कहा इन्होंने कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना। उसके बाद हेल्डन जो विद्वान था, उन्होंने भी मानव प्रजाति की परिभाषा दी थी
और उन्होंने क्या परिभाषा दी थी वो देखते हैं कि मानव प्रजाति के बारे में उन्होंने कहा था कि प्रजाति एक समूह है, एक समूह में जिस संस्कृति के लोग रहते हैं, जिस प्रजाति के लोग रहते हैं, जिस समूह उस समूह में जिस आकार, रूप, आकार, प्रकार के या फिर जिस संस्कृति को मानने वाले अलग लोग निवास करते हैं, उनके समूह के बारे में उन्होंने कहा है। तो प्रजाति एक समूह है जिसमें कुछ निश्चित जन्मजात शारीरिक लक्षण सामान्य रूप से होते हैं, जो उनके जन्म लेने के साथ साथ ही उसमें वो गुण विद्यमान होते हैं या वो लक्षण उसमें विद्यमान होते हैं। उसके शरीर की बनावट, उसका कद छोटा बड़ा उस प्रकार से ना, या उनके शरीर की स्किन का कलर किस प्रकार का है वो, और जिनकी भौगोलिक उत्पत्ति एक निश्चित क्षेत्र में ही होती है, जो किसी क्षेत्र विशेष में ही निवास करती है और वहीं पर उनकी उत्पत्ति या उनका जन्म होता है। क्रोबर क्या कहता है, क्रोबर है ना, क्रोबर क्या कहता है, मानव प्रजाति एक जैविक संकल्पना है। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि मानव प्रजाति को जैविक संकल्पना किसने कहा है, तो वो कहा था क्रोबर ने। क्रोबर ने कहा था कि मानव प्रजाति एक जैविक संकल्पना है, ना कि सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, ना कि सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना। इस प्रकार से अभी हमने जो देखा था कि वो मानव प्रजाति के बारे में देखा था हमने, जिसमें प्रजाति का शाब्दिक अर्थ देखा था और साथ ही साथ मानव प्रजाति की परिभाषा हमने देखी थी, है ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके उत्पत्ति स्थान के बारे में देखते हैं हम कि इनका उद्गम स्थान किसको माना है, किस किस विद्वान ने मानव का उद्गम क्षेत्र किस किस क्षेत्र को माना है ना, या कहाँ कहाँ से मानव की उत्पत्ति बताई है। तो देखते हैं मानव का उद्गम क्षेत्र। विभिन्न विद्वानों के अनुसार मानव का उद्गम निम्न क्षेत्रों में हुआ है। उसमें सबसे पहले नाम आता है वापस टेलर का। टेलर ने क्या कहा था कि टेलर के अनुसार मानव का उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया है। कौन सा भाग बताया, मध्य एशिया, कि मध्य एशिया से ही मानव की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद दूसरा जो नाम आता है वो आता है ऑसबर्न। ऑसबर्न के अनुसार मानव का उत्पत्ति स्थान तिब्बत एवं मंगोलिया है। कौन सा बताया उन्होंने, तिब्बत और मंगोलिया, जो कि भारत से उत्तर में स्थित है, उत्तर दिशा में। उसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है डार्ट किथ एवं लिके के अनुसार इन्होंने मानव का उत्पत्ति स्थान कौन सा बताया था, वो बताया उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप। इन्होंने बताया कि मानव की उत्पत्ति जो हुई थी वो अफ्रीका महाद्वीप से हुई है। उसके बाद गेब्रो ने क्या कहा था, गेब्रो ने बताया था कि मानव का उत्पत्ति स्थान तिब्बत है, कि मानव की उत्पत्ति तिब्बत से हुई थी। और अभी बात करते हैं कि आधुनिक मत के आधार पर, आधुनिक मत के अनुसार, आधुनिक मत के आधार पर क्या कहा जा सकता है। तो आधुनिक मत के अनुसार मानव का उत्पत्ति स्थान क्या बताया, शिवालिक का दक्षिणी भाग। क्या बताया, शिवालिक का दक्षिणी भाग, शिवालिक हिमालय। हिमालय जो है, हमने हिमालय भारत के बारे में पढ़ा था, जिसमें हिमालय के 4 उपभाग पढ़े थे हमने, जिसमें महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय। जिसमें से जो शिवालिक हिमालय है वो हिमालय की सबसे अंतिम श्रेणी है दक्षिण की ओर, जिसके बाद में उत्तर के विशाल मैदान की शुरुआत हो जाती है। तो शिवालिक हिमालय जो है वहीं से आधुनिक मत के अनुसार मानव की उत्पत्ति बताई गई है ना। अब मानव का उद्गम केंद्र या उद्गम स्थान या उद्गम क्षेत्र के आधार पर या इसके संदर्भ में जो एक विद्वान था उसका नाम है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने मानव की उत्पत्ति स्थान या के उत्पत्ति स्थान के बारे में के संबंध में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत का नाम है प्रवास कटिबंध सिद्धांत। प्रवास कटिबंध सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या कहता है, क्या बताना चाह रहा है ग्रिफिथ टेलर। आपको पता है कि अब भी हमने ऊपर देखा था, तो ग्रिफिथ टेलर ने जो मानव का जो उत्पत्ति स्थान बताया है तो वो बताया इन्होंने मध्य एशिया बताया था ना। तो उसको ध्यान में रखें और उसको आगे देखें। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के संबंध में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ध्यान रखना कि प्रवास कटिबंध सिद्धांत
किसने दिया था? अगर ऐसा पूछ जाए तो ध्यान रखना कि ये सिद्धांत किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इस सिद्धांत को कटिबंध स्तर सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या बताया? इस सिद्धांत को और किस नाम जानते हैं? कटिबंध स्तर सिद्धांत। कटिबंध स्तर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। टेलर का मानना था कि समस्त मानव प्रजातियों का उद्गम प्रदेश, क्या कहा इन्होंने? कि समस्त मानव प्रजातियों का उद्गम प्रदेश मध्य एशिया में, जो मध्य एशिया वाला जो भाग है, अब वहाँ पर भी कहाँ से हुआ था? मध्य एशिया में कैस्पियन सागर, यूराल का सीमावर्ती क्षेत्र, इस भाग से उन्होंने मानव का उत्पत्ति या मानव की उत्पत्ति बताई है। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। इस सिद्धांत के अनुसार जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ है, किस सिद्धांत के अनुसार? प्रवास कटिबंध सिद्धांत के अनुसार, कि जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ है वे सभी प्रजातियां प्रवास करके महाद्वीपों के सबसे बाहरी कटिबंधों में जा बसी और बाद में विकसित हुई, और उसके बाद में उनका धीरे धीरे विकास होता गया और विकसित होती गई। ठीक है, तो हम इसमें ध्यान रखना अपने को कि ये जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। और उन्होंने इस सिद्धांत को और किस नाम से संबोधित किया है, या फिर इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है कटिबंध स्तर सिद्धांत, है ना। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और मानव प्रजाति के वर्गीकरण का आधार, कि ऐसे कौन कौन से आधार है जिनके आधार पर, या ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके आधार पर हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखते हैं। अब इसमें जो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के जो आधार आते हैं उसमें 8 आधार बताए गए हैं। वो किस प्रकार से है देखते हैं। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार। विभिन्न विद्वानों ने मानव प्रजाति वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित आधारों, मानकों या क्राइटेरिया का प्रयोग किया है, जिसमें पहला बताया है कि त्वचा के रंग के आधार पर, कि त्वचा के रंग के आधार पर भी हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कि कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती है जिनका कलर, स्किन का कलर काला होता है, कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती है जिनकी स्किन का कलर सफ़ेद होता है, किसी का पीला होता है। उस प्रकार से इन्होंने कहा है कि त्वचा के रंग के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, या मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद शरीर की लंबाई या कद के आधार पर, कि इन्होंने विद्वान जो थे उन विद्वानों ने कहा है कि शरीर की लंबाई के आधार पर भी किसी का कद छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का मझला होता है, किसी का काफ़ी लंबा होता है। उस कद के आधार पर भी हम मानव प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। उसके बाद में नंबर 3, बालों का रंग व बनावट के आधार पर। विद्वान कहते हैं कि बालों का रंग व उनकी बनावट के आधार पर भी हम प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। किसी के छल्लेदार होते हैं, घुंघराले होते हैं, किसी के सीधे बाल होते हैं, खड़े बाल होते हैं, उस आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब उसके बाद में आता है नंबर 4, सिर के आकार या आकृति के आधार पर। सिर के आकार या उनकी आकृति के आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। उसके बाद आता है नंबर 5वां जो आधार है वो है नाक के आकार या उसकी आकृति के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण, जिसमें हम इसमें जो पढ़ेंगे वो सिरे से सूचकांक भी पढ़ेंगे और एक नासिका सूचकांक के बारे में भी हम इसमें देखेंगे, जो कि 1-2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनसे। उसके बाद आता है कपाल धारिता या कपाल के आकार या खोपड़ी है ना की आकृति के आधार पर, कपाल के आधार पर भी उसको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। उसके बाद 7वां जो आधार आता है वो आता है आँखों का रंग व उसकी बनावट के आधार पर। और लास्ट जो वर्गीकरण आता है कि होठ जो होते हैं, होठों के आकार या उसकी आकृति के आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, किया जा सकता है। होठ मोटे होठ या पतले होठ, इस प्रकार से इनका विभाजन या वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इसमें अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए कुछ ये क्राइटेरिया निर्धारित किया है या कुछ मापदंड बताए हैं या फिर आधार बताए हैं कि इन आधारों पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है।
आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं कि किस आधार के आधार पर किस प्रकार से प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, उनके किस प्रकार से उनके प्रकार आते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो लेते हैं हम, वो लेते हैं त्वचा के रंग के आधार पर। त्वचा के रंग के आधार पर हम देखते हैं कि त्वचा के रंग के आधार पर किस प्रकार से प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। त्वचा के रंग के आधार पर विश्व की विभिन्न प्रजातियों में शारीरिक तथा जलवायुगत परिवर्तन के कारण त्वचा का रंग अलग अलग पाया जाता है। क्या बताया इसमें, मुख्य चीज़ क्या बताया इसमें, शारीरिक तथा जलवायुगत परिवर्तन, कि वहाँ की जलवायु में जो परिवर्तन देखने को मिलता है कि अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसी जलवायु के आधार पर प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, उनके रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जलवायु के प्रभाव के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करने वाली प्रजाति का रंग क्या होता है, काला होता है। इन्होंने क्या बताया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करने वाली, उष्णकटिबंध मतलब गर्म प्रदेश है ना, में निवास करने वाली प्रजाति की स्किन का कलर क्या होता है, काला होता है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में इनका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी स्किन का कलर या मानव प्रजातियों की शरीर या उनकी त्वचा होती है, उनका कलर क्या होता है, सफ़ेद होता है। त्वचा के रंग में भिन्नता के आधार पर करियर महोदय ने मानव प्रजातियों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। अब इसमें कौन कौन से हैं, नंबर 1 आता है श्वेत या सफ़ेद, है ना, श्वेत रंग वाली प्रजाति, जिसको उन्होंने नाम दिया था काकेसाइड। क्या नाम दिया, काकेसाइड नाम दिया। उसके बाद दूसरे नंबर की जो प्रजाति है या दूसरा जो प्रकार बताया वो बताया पीले रंग वाली प्रजाति। अगर जिस प्रजाति का या उसकी स्किन का कलर, त्वचा का कलर पीला होता है, उस प्रजाति को किस नाम से संबोधित किया, उन्होंने मंगोलाइड प्रजाति के नाम से संबोधित किया है। उसके बाद नंबर 3 काले रंग वाली प्रजाति, जिनकी त्वचा का रंग काला होता है, उस प्रजाति को निग्रोइड प्रजाति के नाम से संबोधित किया है। यह था त्वचा के रंग के आधार पर। तो त्वचा के रंग के आधार पर मानव शास्त्रियों ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। उसके बाद में एक विद्वान था जिसका नाम है क्रोबर ने त्वचा के रंग के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि त्वचा के रंग के बारे में कहा है कि त्वचा का रंग प्रजातियों के वर्गीकरण में एक आकर्षण का लक्षण है। क्या है, प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा का जो रंग है वो क्या है, एक आकर्षण का लक्षण है, कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे गोरा कलर हो गया है ना, एक काला कलर हो गया, उस प्रकार से आकर्षण का लक्षण बताया। लेकिन इस आधार पर श्रेष्ठता का दावा करना अनुचित है। उन्होंने क्या कहा कि उनकी त्वचा का रंग देखकर उसकी श्रेष्ठता का दावा नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो गोरे कलर की है या फिर श्वेत वर्ण वाली जो प्रजाति है वो अधिक बुद्धिमान है और काले रंग वाली कम बुद्धिमान है। इस प्रकार से उनकी तुलना इनके कलर से नहीं की जा सकती है। अब उसके बाद में दूसरा जो आधार आता है वो आता है कि शरीर की लंबाई या कद के आधार पर, शरीर की लंबाई या कद के आधार पर मानव प्रजातियों को किन भागों में बांटा जा सकता है। तो देखते हैं। शरीर की लंबाई या कद के आधार पर क्या बताया कि विभिन्न प्रजातियों की शारीरिक लंबाई अलग अलग होती है। शरीर के कद पर जलवायु, वंशानुगत व स्वास्थ्य एवं भोजन आदि कारकों का प्रभाव पड़ता है। बाह्य शारीरिक लक्षणों में शरीर की लंबाई स्पष्ट दिखाई देती है। क्या बताया कि बाह्य शारीरिक लक्षणों में शरीर की लंबाई स्पष्ट दिखाई देती है, कि शरीर की लंबाई के आधार पर भी प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। हेडन ने कद के आधार पर मानव प्रजातियों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा है। और किसने बांटा? हेडन ने। और किस आधार पर?
कद के आधार पर, शरीर के कद के आधार पर। नंबर 1 कौन सा बताया? 146 146 है ना, 146 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाली प्रजाति या जिसके शरीर की लंबाई 146 सेंटीमीटर से कम है उसको उन्होंने नाम दिया नाटा कद। और नंबर 2 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर वाले को उन्होंने मजला या छोटा कद नाम दिया। नंबर 3 जो वर्ग बताया वो बताया 158 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर, जिसको उन्होंने नाम दिया मजले से बड़ा या मजला से बड़ा। और नंबर 4 जो भाग बताया वो बताया कि 169 सेंटीमीटर 169 सेंटीमीटर से 172 सेंटीमीटर जिसके शरीर की लंबाई या उसका कद है उसको उन्होंने नाम दिया लंबा। और अगली जो बताया वो बताया नंबर 5 जो प्रकार बताया कि 173 173 सेंटीमीटर से ऊपर अगर किसी के शरीर की लंबाई है या उसका कद है तो उसको उन्होंने नाम दिया था सबसे लंबा कद। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं आगे कौन सा प्रकार आता है। और उसको तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है बालों का रंग व बनावट के आधार पर। बालों का रंग व बनावट के आधार पर। आइए इसके आधार पर हम देखते हैं कि इसके आधार पर हम कितने भागों में पढ़ते हैं या विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है। तो बालों का रंग व बनावट के आधार पर मानव शरीर के बालों की बनावट पर आयु, लिंग तथा जलवायु आदि कारकों का प्रभाव नगण्य होता है। किस किस का नगण्य होता है? बालों की बनावट पर एक तो आयु, लिंग और जलवायु आदि कारकों का प्रभाव नगण्य होता है। और वंशानुक्रम द्वारा इनकी बनावट निर्धारित रहती है। हेडन ने बालों के रंग में या बालों के रंग व बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटा है या 3 वर्गों में विभाजित किया है। जिसमें पहला जो नाम दिया उन्होंने यूलोट्रिकी। कौन सा नाम दिया? यूलोट्रिकी। यूलोट्रिकी में क्या बताया कि इस प्रकार की जो प्रजाति होती है उसमें उनके जो बाल होते हैं वो कौन से होते हैं? छल्लेदार होते हैं, बाल छल्लेदार होते हैं। और जिसमें इस प्रजाति को किस प्रजाति में रखा जाता है? निग्रो या निग्रिटो प्रजाति को इस वर्ग में रखा जाता है। दूसरा आता है बताया उन्होंने सिमोट्रिकी। यह प्रजाति लहरदार बाल वाली होती है जैसा कि काकेसाइड प्रजाति में पाया जाता है। कौन सी प्रजाति में पाया जाता है? काकेसाइड प्रजाति में पाया जाता है। नंबर 3 लियोट्रिकी। इस प्रजाति के बाल सीधे होते हैं जैसा कि मंगोलाइड प्रजाति में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला हमने देखा था त्वचा के रंग के आधार पर, दूसरा देखा था शरीर की लंबाई व उसके कद के आधार पर, और तीसरा जो आधार देखा था हमने बालों का रंग व उनकी बनावट के आधार पर। इस प्रकार से हमने इनका विभाजन देखा था। उसके बाद एक और देखते हैं हम अंतिम, उसके बाद में आगे देखेंगे। वो आता है सिर के आकार या आकृति के आधार पर। सिर के आकार या आकृति के आधार पर मानव शास्त्रियों ने सिर के आकार को प्रजाति के वर्गीकरण का आधार माना, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रजातियों के सिर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और उनमें बहुत कम परिवर्तन होता है। जिस प्रकार का उनका आकार है उसमें परिवर्तन बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। और सिर का आकलन शीर्ष सूचकांक द्वारा किया जाता है, कि सिर का जो आकलन किया जाता है उनको कहते हैं शीर्ष सूचकांक। और शीर्ष सूचकांक का सूत्र क्या बताया? शीर्ष सूचकांक बराबर सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई इंटू 100। ये शीर्ष सूचकांक का सूत्र है। शीर्ष सूचकांक के आधार पर मानव प्रजातियों को 3 भागों में विभाजित किया है। अब कौन कौन से? पहला बताया 77 जिनका शीर्ष सूचकांक 77 से कम है उसको उन्होंने नाम दिया लंबा सिर वाला। और जिसका शीर्ष सूचकांक 77 से 81 सूचकांक है उसको उन्होंने मध्यम सिर वाला नाम दिया। और जिनका शीर्ष सूचकांक 81 से अधिक है उसको उन्होंने चौड़े सिर वाला नाम दिया। और एक इसकी विशेषता क्या बताई है, नोट करके
कि सिर की आकृति जीवित व मृत्यु दोनों ही परिस्थितियों में समान रहती है। इस कारण सिर को प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार माना है। मानव अगर जीवित रहता है और मरने के जब जीवित रहता है उस समय उनकी सिर का जो आकार होता है वो मरने के बाद भी वैसा के वैसे ही होता है। ऐसा नहीं कि जीवित था उस समय उसका सिर का आकार बड़ा था और मरने के बाद उसका छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। आगे हम बाद में पढ़ेंगे।